हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैस टरबाइन के बारे में। गैस टरबाइन ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है और एयरक्राफ्ट प्रपल्सन या फिर एयरक्राफ्ट इंजन में यूज़ किया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। तो गैस टरबाइन को पूरी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रेटन साइकिल के बारे में समझते हैं। ब्रेटन साइकिल में जनरली 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 कंप्रेसर होता है, इसमें नंबर 2 हीटिंग चैम्बर होता है, नंबर 3 टरबाइन होता है, नंबर 4 कूलिंग चैम्बर होता है। तो इसका बेसिक डायग्राम देखते हैं। ये कंप्रेसर रहता है, हीटिंग चैम्बर से कनेक्ट रहता है, टरबाइन रहता है, एक कूलिंग चैम्बर रहता है। और ये कंप्रेसर और टरबाइन आपस में कॉमन शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। ये हमारा कंप्रेसर रहता है, ये हीटिंग चैम्बर, ये टरबाइन, कूलिंग चैम्बर। इस साइकिल में एयर हम लोग वर्किंग मीडियम की तरह यूज़ करते हैं। तो एयर सबसे पहले कंप्रेसर में स्टेट 1 पे जाती है, कंप्रेस होकर 2 पे निकलती है, फिर हीटिंग चैम्बर में एक एक्सटर्नल हीट सोर्स से, आप कोई सा भी हीट सोर्स ले सकते हैं, आप क्रूड ऑयल ले सकते हैं, नेचुरल गैसेस ले सकते हैं, तो हीटिंग करते हैं। फिर ये एयर हीट होकर के तीसरे स्टेट पे निकलती है, फिर ये टरबाइन में एक्सपेंड होती है, वर्क प्रोड्यूस होता है, फिर ये एयर स्टेट 4 पे निकलती है, फिर ये कूलिंग चैम्बर में हीट रिजेक्ट होती है और ये ओरिजिनल टेम्परेचर पे वापस फिर से कंप्रेसर में जाती है। तो मान लिया जो हम कंप्रेसर पे वर्क करते हैं वो WC है, जो हीट अंदर आ रही है वो QIN है, और जो टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो WT है, जो कूलिंग चैम्बर में हीट रिजेक्ट हो रही है वो QOUT है। तो इसमें 4 बेसिक प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस 1 to 2 इसे बोलते हैं आइसेंट्रोपिक, कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन भी बोलते हैं। फिर प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। फिर प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन को रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी बोलते हैं। फिर प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये 4 बेसिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कंप्रेसर में, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हीटिंग चैम्बर में, और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन टरबाइन में, और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कूलिंग चैम्बर में परफॉर्म होती हैं।
अब ब्रेटन साइकिल की कंप्लीट वर्किंग हम लोग प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम से समझते हैं। देखते हैं इसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लेते हैं। तो एयर स्टेट 1 पे है, कंप्रेसर के अंदर जा रही है। कंप्रेसर का काम होता है इसके प्रेशर को बढ़ा देना। अब हम लोग PV = nRT इक्वेशन का यूज़ करेंगे इसकी स्टडी के लिए। क्या आइडियल गैस है एयर, कंप्रेसर के अंदर गई, कंप्रेसर के अंदर जाएगी तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ये कंप्रेस होकर के बाहर निकलेगी। यानी जब कंप्रेसर के अंदर एयर जा रही है तो उसका प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। तो स्टेट 1 ये है। अब प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ लाइन जाएगी, वॉल्यूम कम होगा तो थोड़ा अंदर की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से अंदर जाते हुए कर्व से कुछ इस तरीके से कर्व पोर्शन में जाती है 2। अब ये कंप्रेस होकर के यानी हाई प्रेशर पे ये एयर बाहर निकली। ये हाई प्रेशर पे एयर हीटिंग चैम्बर में जाएगी। ये हाई प्रेशर पे एयर जब हीटिंग चैम्बर में जाएगी तो एक्सटर्नल सोर्स से इसकी हीटिंग होगी और वो हीटिंग परफॉर्म होगी कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हमें पता है कि PV = nRT इक्वेशन से N यहाँ पर मोल्स होते हैं, R गैस कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली डिपेंड है टेम्परेचर पे, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। चूँकि हीटिंग हो रही है इसकी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग करने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग होगी स्टेट 2 पे और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी इस तरीके से। जब स्ट्रेट लाइन जाएगी तो प्रेशर में चेंज हो नहीं रहा है, आगे बढ़ रही है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो स्टेट 3 पे आ जाएगी। स्टेट 3 पे आने के बाद एयर कंप्रेसर में एक्सपेंड होगी और वर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये WT वर्क निकलेगा। तो जब वर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सपेंशन होगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा। प्रेशर जब डाउन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी एयर एक्सपेंड कर जाएगी, एक्सपेंड करने की वजह से प्रेशर घट जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो नीचे जाएगी मतलब प्रेशर घटेगा, आगे की तरफ बढ़ेगी मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस तरीके से लाइन जाएगी ये। स्टेट 4 पे। अब स्टेट 4 पे एयर कूलिंग चैम्बर में जाएगी। कूलिंग चैम्बर में फिर वही चीज़, कांस्टेंट प्रेशर पे इसकी हीट रिजेक्शन होगी, ये कूलिंग हीट बाहर निकल जाएगी। कूलिंग के दौरान कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी कूलिंग होती है तो हमारा टेम्परेचर घटता है, और टेम्परेचर हमने देखा है कि वॉल्यूम पे डायरेक्ट डिपेंड है। तो जब टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। तो बिल्कुल वॉल्यूम घटता हुआ प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे इधर चला जाएगा। तो ये PV डायग्राम है हमारा। ये प्रोसेस आपकी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। ये वाली कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग है, आप P = C कह दीजिए। ये वाली आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, और ये प्रोसेस 4 to 1 फिर कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग है। अब देखते हैं इसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी ले लेते हैं, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं। तो एयर स्टेट 1 पे है तो हमने इसको मान लिया स्टेट 1, मतलब एयर में कुछ एंट्रोपी रही होगी और कुछ उसका टेम्परेचर रहा होगा, तो स्टेट ये 1 आ गई, मतलब ये एयर की कंडीशन है। तो जब कंप्रेसर में एयर जाएगी तो ये कंप्रेसर इस एयर को आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करेगा। आइसेंट्रोपिकली मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा।
क्योंकि एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा तो हमें एंट्रोपी के फार्मूले से पता है कि एंट्रोपी का फार्मूला होता है ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा Q बाई टी। अब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब कोई भी हीट बाहर नहीं जाएगी, न तो बाहर से अंदर हीट जाएगी और कोई फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक हो जाएगी, मतलब एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। लेकिन कंप्रेशन हो रहा है, अब जब कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT से, प्रेशर डायरेक्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब एंट्रोपी में चेंज नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी इस तरीके से, स्टेट 2 पे स्ट्रेट जा रही है, मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर ये एयर स्टेट 2 पे हीटिंग चैम्बर में इंटर करेगी। अब जब हीटिंग चैम्बर में इंटर करेगी तो सिस्टम के अंदर हीट आएगी। हम एंट्रोपी के फार्मूले से देखेंगे, सिस्टम के अंदर हीट आ रही है मतलब हीट का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इस एयर की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि एयर अंदर आ रही है तो हीटिंग तो होगी ही, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से लाइन जाएगी स्टेट 3 पे। फिर ये एयर टरबाइन के अंदर एंटर करेगी। इस टरबाइन में इसका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, क्योंकि प्रोसेस 3 to 4 हमें बताती है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के बारे में। अब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है तो वही चीज़, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा। अब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब अंदर कोई हीट नहीं जा रही है, यानी टरबाइन से बाहर भी कोई हीट नहीं निकल रही है, और इस टरबाइन में कोई फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व नहीं है, तो प्रोसेस हो जाएगी आइसेंट्रोपिक। लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर घटेगा। अब प्रेशर टेम्परेचर पे डायरेक्ट डिपेंड है तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी स्टेट 4 पे। स्टेट 4 पे आ गई, फिर कूलिंग चैम्बर में जाएगी। ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, तो जब कूलिंग होगी तो हीट सिस्टम से बाहर निकलेगी। अब जब हीट सिस्टम से बाहर निकलेगी तो हीट का अमाउंट क्या होगा, सिस्टम में कम हो जाएगा। हीट का अमाउंट कम होने से एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। अब कूलिंग हो रही है, हीट बाहर निकल रही है तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, मतलब एंट्रोपी और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से ये वापस साइक्लिक प्रोसेस यानी ये स्टेट 1 पे आ जाएगी, तो आपका ये TS डायग्राम बन जाएगा। तो अभी तक हमने इसकी वर्किंग को समझा कि एयर 1 पे आती है, इस कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस होती है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के बाद ये स्टेट 2 पे हीटिंग चैम्बर में इंटर करती है। हीटिंग चैम्बर में कांस्टेंट प्रेशर पे किसी एक्सटर्नल सोर्स के जरिए इसमें इसकी हीटिंग होती है। हीटिंग होने के बाद अब कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग हो रही है तो इसका वॉल्यूम इस कंडीशन में बढ़ जाता है। फिर ये टरबाइन में जाएगी, टरबाइन में एक्सपेंड होगी, हमें वर्क डन मिलेगा आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड होकर के। फिर ये कूलिंग चैम्बर में जाएगी तो हीट रिजेक्ट हो जाएगी, फिर ये वापस स्टेट 1 पे आ जाएगी। अब हम लोग इसी के साथ ओपन साइकिल को भी समझ लेते हैं। हम लोगों ने इस साइकिल को स्टडी किया है तो हमें देखने में ही लग रहा है कि ये क्लोज साइकिल है, तो इसे क्लोज साइकिल गैस टरबाइन या ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। इसी में हम ओपन साइकिल की स्टडी कर लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर होती है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। ओपन साइकिल में ये हमारा कूलिंग चैम्बर नहीं होता है, यानी ये प्रोसेस जो 4 to 1 है ये प्रोसेस ओपन साइकिल में नहीं होगी। ओपन साइकिल में डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एयर अंदर कंप्रेसर के जाएगी और आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस होगी। यहाँ पर क्लोज साइकिल में एक्सटर्नल हीटिंग हो रही थी, मतलब हीटिंग के दौरान मास अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, पर ओपन साइकिल में ये हीट अंदर आएगी और अंदर होगा कंबर्जन। अब जब फ्यूल अंदर आ जाएगा, कंबर्जन होगा तो मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ने के बाद ये जो एयर है अब ये हैवी हो गई है, ज़्यादा मास है, टरबाइन के अंदर जाएगी, एक्सपेंड करेगी और फिर ये एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाएगी। हम लोग ओपन साइकिल में मास को क्यों बढ़ाते हैं, मतलब ओपन साइकिल में हम लोग फ्यूल को इस कंबर्जन चैम्बर में क्यों मिक्सअप करते हैं। ऐसा करने से मास बढ़ जाता है,
और हमें पता है कि जो टरबाइन होता है, ये बताया भी हमने, ब्लेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। तो ये जो एयर है वो इस तरीके से इससे आती है, टकराती है एयर। अब एयर जब टकराएगी तो इस पर फोर्स लगाएगी, यानी फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब क्वेश्चन उठता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसी में जो मास इनटू वेलोसिटी में जो चेंज आता है d/dt इसी को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन करा रहे हैं, यहाँ पर जो फ्यूल है उसको अंदर ला रहे हैं, मास बढ़ जाता है, तो मास बढ़ने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। तो मोमेंटम बढ़ने की वजह से जो अप्लाइड फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। अब जो गैस इधर निकल रही है हीटिंग चैम्बर से, ये इस टरबाइन के ब्लेड पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी। तो इसके पीवी और टीएस डायग्राम भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ये हमारा टीएस डायग्राम बना हुआ है, तो ये जो प्रोसेस 4:1 है बस ये ख़त्म हो जाएगी। और पीवी डायग्राम में तो ये इसका हो गया टीएस डायग्राम, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही बनेगा। अब इसका पीवी डायग्राम भी देख लेते हैं, हो जाएगी ये 4:1 प्रोसेस क्या होगी, हट जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की एफिशिएंसी कैसे निकलती है, यानी ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकलती है। तो एफिशिएंसी इसको लिख देते हैं ईटा बी। हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने रेनकाइन साइकिल में यूज़ किया था। अगर आपके रेनकाइन साइकिल की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, आप उससे देख सकते हैं। तो डिज़ायर इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट in the form of work और हीट। तो ईटा बी देखते हैं। हमारा डिज़ायर इफेक्ट यहाँ क्या है, तो हमारा डिज़ायर इफेक्ट है यहाँ पर नेट वर्क डन हमें कितना मिल रहा है। तो नेट वर्क डन की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टरबाइन है ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर हमें कंप्रेसर में वर्क देना पड़ रहा है। यानी ये जो टरबाइन में वर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसी का एक हिस्सा कंप्रेसर को चलाने में जा रहा है। तो नेट वर्क डन हमारे पास कितना होगा, WT माइनस WC। हम लोग यहाँ लिख देंगे नेट वर्क डन अपॉन, अब एनर्जी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ वर्क और हीट, किस फॉर्म में एनर्जी दी है, हमने हीट के फॉर्म में एनर्जी दी है। यहाँ पर हीटिंग हो रही है तो हम लोग लिख देंगे हीट सप्लाइड। तो इसी को आगे लिख देंगे कि इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे WN से, और ये क्या है QN। और नेट वर्क डन हमारा है कितना, WN, नेट वर्क डन WT माइनस WC। तो फिर से फार्मूले में रखेंगे ईटा बी इज इक्वल टू WT माइनस WC अपॉन QN। इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, पूरी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे। साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, टोटल हीट इनपुट या फिर नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखेंगे पूरी साइकिल के लिए, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन। नेट हीट सप्लाइड मतलब यहाँ पर हमने कुछ हीट दी है, सप्लाई की है, कुछ हीट निकल भी रही है, तो नेट हीट सप्लाइड कितनी होगी, Q in माइनस Q आउट। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे Q in माइनस Q आउट। नेट वर्क डन कितना है, हमें WT वर्क डन मिल रहा है, पर इसका एक पोर्शन WC इसी कंप्रेसर को चलाने में खर्च हो रहा है। तो नेट वर्क डन हो जाएगा WT माइनस WC, WT माइनस WC। तो इस इक्वेशन से हम लोग Q in माइनस QC की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो ईटा B इज इक्वल टू Q in माइनस Q आउट अपॉन Q in हो जाएगा। तो हम लोग टरबाइन वर्क, कंप्रेसर वर्क और हीट सप्लाइड यानी हीट इनपुट का
फार्मूला एंथैल्पी के टर्म में निकालेंगे। इसके लिए हम इन सब डिवाइसेस को अलग अलग सिस्टम मानेंगे और उस सिस्टम पे फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे और उसको एंथैल्पी के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंप्रेसर को सिस्टम मानते हैं। ये हो गया हमारा कंप्रेसर। स्टेट 1 पे एयर आ रही है, यहाँ मान लिया एंथैल्पी H1 है, और स्टेट 2 पे एयर बाहर जा रही है, यहाँ एंथैल्पी H2 है, और इस पे हमें WC वर्क करना पड़ रहा है। तो जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं, ये हम आइडियल साइकिल पढ़ रहे हैं और आइडियल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर चेंज को हम लोग निगलेक्ट करके चल रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि सिस्टम में जितनी भी एनर्जी जाएगी उतनी ही एनर्जी बाहर निकल जाएगी। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। तो एनर्जी इन कितनी है? H1 के फॉर्म में H1, और कहीं इन है WC के फॉर्म में प्लस WC बस, और आउट कितनी है H2 के फॉर्म में इज इक्वल टू H2। तो WC इज इक्वल टू H2 माइनस H1। इसे इक्वेशन 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे? अब हम लोग हीटिंग चैम्बर को सिस्टम मानेंगे और उस पर फर्स्ट लॉ लगाएंगे। यहाँ हम लोग बना दें हीटिंग चैम्बर। हीटिंग चैम्बर, यहाँ एयर स्टेट 2 पे जा रही है और एयर स्टेट 3 पे निकल रही है। तो हमने एंथैल्पी यहाँ मान लिया H2 और यहाँ मान लिया एंथैल्पी H3, और ये हीट भी यहाँ पर हमें सप्लाई करनी पड़ रही है Q इन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। एनर्जी इन किस फॉर्म में हुई है? एंथैल्पी H2 के फॉर्म में, तो H2 प्लस और Q इन के फॉर्म में, प्लस Q इन किस फॉर्म में बाहर गई है? H3 के फॉर्म में। तो H2 इधर कर लेते हैं, तो Q इन इज इक्वल टू H3 माइनस H2। इसको इक्वेशन दे देते हैं 3। फिर टरबाइन को सिस्टम मानते हैं। ये रहा टरबाइन। टरबाइन में एयर स्टेट 3 पे आ रही है, इस यहाँ पर एंथैल्पी मान लिया H3, और एयर स्टेट 4 पे बाहर निकल रही है, इसको मान लिया एंथैल्पी H4, और ये WT वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर लगाएंगे, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। एनर्जी इन H3 के फॉर्म में, बस और किसी फॉर्म में नहीं हुई है। एनर्जी आउट WT के फॉर्म में प्लस H4। तो WT हमको निकालना है, तो WT इज इक्वल टू H3 माइनस H4, इक्वेशन 4। तो हमने कंप्रेसर के लिए वर्क निकाल लिया H2 माइनस H1, हीट सप्लाइड निकाल लिया यानी Q इन H3 माइनस H2, और टरबाइन वर्क निकाल लिया। तो इन टरबाइन वर्क और हीट इन और कंप्रेसर वर्क की वैल्यूज़ को ये हम लोग पहली अपनी वाली इक्वेशन में रख देंगे, यानी एफिशिएंसी वाले जो फार्मूला फर्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं एफिशिएंसी के फार्मूले में। ईटा बी इज इक्वल टू, यानी सबसे पहले टरबाइन की वैल्यू देखते हैं एंथैल्पी के फॉर्म में, H3 माइनस H4 माइनस, अब कंप्रेसर यानी WC की वैल्यू देखते हैं। तो WC की वैल्यू हमारे पास ये है H2 माइनस H1 अपॉन Q इन हीट सप्लाई की वैल्यू देखते हैं, ये यहाँ पर है हमारी H3 माइनस H2। अब क्या करते हैं, इन एंथैल्पीज को रीअरेंज कर लेते हैं। ईटा बी इज इक्वल टू
तो ये S3 इसको इधर ले आते हैं, माइनस H2, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो ये माइनस पहले से प्लस हो जाएगा H4 माइनस H1 अपॉन S3 माइनस H2। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। ईटा बी इज इक्वल टू S3 माइनस H2 अपॉन S3 माइनस H2, तो कट जाएगा, माइनस H4 माइनस H1 अपॉन S3 माइनस H2। तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, ईटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस H4 माइनस H1 अपॉन S3 माइनस H2। तो ये हमारा एफिशिएंसी का फार्मूला एंथैल्पी के फॉर्म में आ गया। अब ऐसे कैलकुलेशन लेंथी भले ही लगे, पर एक बार आप करके देख लेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये फार्मूले कभी भूलेंगे नहीं, इनको याद नहीं करना पड़ेगा। होता क्या है, जब हम टरबाइन या कंप्रेसर के फार्मूले रट के जाते हैं तो WC होता है H2 माइनस H1, फिर न्यूमेरिकल हमें लगाना पड़ता है, तो वहाँ WC में याद करके जाते हैं H2 माइनस H1, और टरबाइन वर्क यानी WT को हम लोग याद करके जाते हैं S3 माइनस H4। तो एग्ज़ाम में ये पलट जाता है, वहाँ हो जाता है WC इज इक्वल टू H1 माइनस H2 याद करके जाते हैं, और WT हमारा हो जाता है H4 माइनस H3। तो वैल्यू सब उल्टी सीधी आ जाती हैं और हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो हम लोग इसको एक बार ऐसे करके ज़रूर देखेंगे और फिर ये आदत पड़ जाएगी, तो आपको किसी भी फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर सारे फार्मूले वहीं पर ड्राइव कर लेंगे। जैसे हमने PV और TS डायग्राम बनाया था, PV TS डायग्राम को किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सारी वर्किंग पता हो। PV TS डायग्राम आप इसकी स्टडी करके और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो गैस लॉज वगैरह की, तो आप आराम से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो एंथैल्पी H है, क्योंकि एयर यहाँ पर हमारी आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी H का जो फार्मूला होता है वो होता है mCp/T। m सब्सटेंस का मास है यानी एयर का मास है, Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, T इस एयर का इस स्टेट पे टेम्परेचर है। कहने का मतलब ये है, अगर सब्सटेंस आपका आइडियल है तो उस सब्सटेंस के लिए कोई सी भी प्रोसेस परफॉर्म हो रही हो, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो, चाहे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, सबके लिए एंथैल्पी का फार्मूला mCp/T ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंथैल्पी के फार्मूले की वैल्यू हम लोग इस एफिशिएंसी के फार्मूले में रख देंगे। तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इधर लिखते हैं इसको, ईटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस, तो इसकी जगह पर लिख देंगे mCp/T4 माइनस H1 है तो mCp/T1 अपॉन, फिर H3 है तो mCp/T3 माइनस mCp/T2। आप इसमें देखेंगे तो mCp कॉमन होगा और कट जाएगा। हम यही डायरेक्ट काटे दे रहे हैं इसको कॉमन लेने के बजाय, तो जो फार्मूला आ जाएगा 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो ये हमारा टेम्परेचर के फॉर्म में एंथैल्पी का फार्मूला है। इसको इक्वेशन दे देते हैं 5। अब हम लोग एंथैल्पी का फार्मूला प्रेशर रेशियो के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। ये प्रेशर रेशियो क्या होता है, प्रेशर रेशियो, इसे हम लोग आरपी से रिप्रेजेंट करते हैं। आरपी इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रेशर यानी पी मैक्स अपॉन मिनिमम प्रेशर पी मिन। तो आरपी इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर हमारा कौन सा है, ये P2 कंप्रेसर के बाद का P2 अपॉन मिनिमम प्रेशर P1। और हमें पता है कि प्रेशर P2 और P3 बराबर हैं क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस परफॉर्म हुई है।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P3। और ये भी पता है कि ये 4 वाला प्रेशर 1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग हुई है। इसको लिख सकते हैं P4। अब इस फॉर्म में हमको ये फार्मूले को लाना है, इस फार्मूले को हम इस प्रेशर रेशियो के फॉर्म में लेके आएंगे। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। अब इस फार्मूले से T1 कॉमन ले लेते हैं और नीचे से T2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसको ऊपर लिख देते हैं, तब B इज इक्वल टू 1 माइनस T1 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा T4 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 नीचे कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा T3 अपॉन T2 माइनस 1। अब देखते हैं प्रोसेस। ये जो प्रोसेस 1 और 2 परफॉर्म हो रही है, प्रोसेस 1 और 2 पे नज़र डालते हैं। प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। अगर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगी, मतलब एडियाबेटिक तो वो होगी। जब प्रोसेस एडियाबेटिक होती है तो वो गैस PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो करती है। अब ये गामा क्या होता है? ये गामा जो होता है, गामा इज इक्वल टू होता है CP अपॉन CV। ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो ये इस लॉ को फॉलो करती है। हम इसको गैस इक्वेशन से, यानी गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हमको प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम की जो वैल्यू है, ये वॉल्यूम V इज इक्वल टू हो जाएगा nRT अपॉन P। ये वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे प्रोसेस 1 to 2 के लिए और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली नीचे लिखे दे रहे हैं हम, ये हमारा आएगा T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की होल पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो P2/P1 को हम लोग RP भी लिख सकते हैं। तो T2/T1 इज इक्वल टू RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ऐसे ही प्रोसेस 3 to 4 के लिए लिखेंगे, वो भी आइसेंट्रोपिक है, यानी एडियाबेटिक तो होगी ही। उसके लिए भी अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन लिखेंगे, इसको इक्वेशन दे दें 6। अब क्या करें, प्रोसेस 3 to 4 एडियाबेटिक है तो उसके लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन लिखें तो T3/T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 टू द होल पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। हम लोग इसको भी क्या लिख सकते हैं, RP लिख सकते हैं। तो T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसको चाहो तो आप इक्वेशन 7 दे दो और इसको इक्वेशन दे दो 8। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 से हम लोग देख सकते हैं कि इनका राइट हैंड टर्म बराबर है तो लेफ्ट हैंड टर्म भी बराबर होगा, यानी T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4। हमें इसको हटाना है तो हम इसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि ये दोनों क्या हो जाएं, कट जाएं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस T4 वाले को ऊपर ले जाएंगे, इस T4 वाले को, और इस T2 वाले को नीचे ले आएंगे। तो T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में T4/T1 की जगह पर T3 अपॉन T2 लिख देंगे। तो ईटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। तो T4 अपॉन T1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे T3 अपॉन T2। T3 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T3 अपॉन T2 पहले से है माइनस 1। तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बचेगा ईटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन
T2, T1 नीचे लिए हैं, 1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन T2 अपॉन T1। हमें पता है कि T2 अपॉन T1 जो होता है वो RP⁻ गामा माइनस 1 अपॉन गामा के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, T2/T1 इज इक्वल टू RP की पावर गामा माइनस बटे गामा ईटा B इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये प्रेशर रेशियो के फॉर्म में हमारे एफिशिएंसी का फार्मूला आ चुका है। अब डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो स्टूडेंट्स के दिमाग में उठते हैं। पहला क्वेश्चन कि भाई इस कंप्रेसर को तो टरबाइन चला रहा है, तो स्टार्टिंग में तो टरबाइन चलता नहीं है, जब ये कंप्रेस्ड एयर यहाँ से जाती है तब ये चलता है, तो ये इसको पहले कैसे चला देगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम आप टरबाइन को रन कराएंगे तो इसके अंदर आपको कंप्रेस्ड एयर इंटर करानी पड़ेगी। जब आप कंप्रेस्ड एयर इंटर करा देंगे तो ये कंप्रेस्ड एयर जाएगी, अभी टरबाइन चल नहीं रहा है, कंप्रेस्ड एयर गई, हीटिंग हुई, हीटिंग होने के बाद उसने टरबाइन को चलाया। अब जब टरबाइन को चलाएगा तो शाफ्ट रोटेट करने लगेगी, जब शाफ्ट रोटेट करने लगेगी तो ये कंप्रेसर रन करना स्टार्ट कर देगा, फिर ये एयर को क्या करेगा, सक करना स्टार्ट कर देगा और आपका टरबाइन स्टार्ट हो जाएगा और आपकी साइकिल वर्क करना स्टार्ट कर देगी। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कूलिंग क्यों कर रहे हैं एयर की, इसे दोबारा कंप्रेसर में डायरेक्ट भी तो डाल सकते हैं। अगर आप कूलिंग नहीं करेंगे तो जब टरबाइन से एयर निकलती है तो वो उसका प्रेशर तो बराबर हो चुका होता है, मतलब उसका प्रेशर तो उतना हो चुका है जितने कि वो कंप्रेसर के अंदर जाती है, पर उसका टेम्परेचर पहले के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब एक्सपेंशन में पूरा टेम्परेचर यानी पूरी हीट इस्तेमाल नहीं हो पाती है, इसकी वजह से इसका थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर आप एयर को इस कंप्रेसर के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर पे इंटर कराएंगे तो ये कंप्रेसर प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर के साथ हमारा टेम्परेचर अपने आप बढ़ता है, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जब ये एयर निकलेगी तो ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर पे निकलेगी, अब जब ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर पे निकलेगी तो यहाँ पर हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें पता है जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो सोर्स के टेम्परेचर और जिसमें ट्रांसफ़र हो रही है उस टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। अब इस एफिशिएंसी के फार्मूले की तरफ नज़र डालते हैं। इसे बोलते हैं प्रेशर रेशियो और ये गामा है जो कि CP और CV का रेशियो है। इन दोनों की वैल्यूज़ बढ़ाने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन हम लोग प्रेशर रेशियो की वैल्यू एक लिमिट तक ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो वर्क डन है वो 0 हो जाता है। तो जो मैक्सिमम प्रेशर रेशियो होता है जिस पे हमें एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलती है उसे बोलते हैं ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, और जो एफिशिएंसी मिलती है उसे बोलते हैं ऑप्टिमम एफिशिएंसी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई ऑप्टिमम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, वो कैसे निकलती है, और प्रेशर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, और इनका एफिशिएंसी और प्रेशर रेशियो, वर्क डन और प्रेशर रेशियो के बीच ग्राफ कैसे ड्रा होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे लेक्चर बना करके अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।